नमस्ते बच्चों। आज हम उपसर्ग के पिछले व्याख्यान के बचे हुए भाग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमने उपसर्ग के जो 3 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग, उनमें से सबसे पहला भाग हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे थे। कल तक 15 उपसर्गों के बारे में बात हो चुकी थी। आज उससे आगे अपन चलते हैं। अगला उपसर्ग है 16 नंबर का परा। परा का अर्थ होता है उल्टा, अनादर, परे, चरम। इससे शब्द बनते हैं पराजय, पराभव, परावर्तन, पराक्रम, परामर्श, परास्त, पराकाष्ठा, पराभूत। अगला उपसर्ग है प्रय। प्रय का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, आगे, यश और उत्कर्ष। इससे बनने वाले शब्द प्रगति, प्राचार्य, प्रचलन, प्रजनन, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रयास, प्रस्थान, प्रणाम, प्रसिद्धि, प्रताप, प्रसन्न, प्रस्तावना, प्रवचन आदि। प्रति। प्रति उपसर्ग का अर्थ है विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन और दिशा। शब्द देखते हैं इससे प्रतिकूल, प्रतिपक्ष, प्रतिलिपि, प्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रतिनिधि, प्रत्युत्तर या प्रत्युत्तर, प्रत्येक, प्रतिबिंब, प्रतिदान, प्रत्युपकार, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, प्रत्यक्ष और प्रत्यर्पण। अगला है वि। वै के छोटी की मात्रा वि, इसको बोलेंगे वि। इसका अर्थ होता है विशेष, विभिन्न या भिन्न, हीन, अभाव। नकारात्मक अर्थ भी होता है इसका, असमानता। वि से बनते हैं शब्द विख्यात, विश्रुत, विन्यास, विविध, विपक्ष, विकार, विकृति, विजय, विचित्र, विजातीय, विनाश, विफल, विज्ञान, विवाद, विशेष। अगला है सम। सम का अर्थ होता है पूर्णता, निरंतरता, संयोग, संगति, शुद्ध। शब्द बनने वाले हैं इससे संतुष्ट, संतति, संबोधन, संगम, संग्रह, संयोग, संन्यास, सम्मेलन, संहार, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम, संसर्ग, संविधान, समाचार, समग्र, समायोजन, संचालन, संजय, संदेहास्पद आदि। संस्कृत का हमारे इस सूची का अंतिम उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, सरल, व्यापक। शब्द देखते हैं इससे सुपरिचित, सुपात्र, सुलभ, सुदिन, सुशील, स्वच्छ, स्वागत,
अब आप कह सकते हैं सर इसमें स्वच्छ और स्वागत में तो कहीं ऊ की मात्रा नजर नहीं आती, ये आ रही है, तो इसको संधि के नियम से ध्यान रखिए। सु प्लस अच स्वच्छ, सु प्लस आगत स्वागत, नियम वहां से लीजिए। तो इसी तरह स्वस्ति स्वयं, ये संस्कृत के उपसर्ग यहां पूरे हुए। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्गों से बने हुए शब्द कौन कौन से हैं। एक विशेष बात है वो भी बताता चलता हूं मैं, कि जहां संस्कृत के कुछ अवयव उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं, वहीं हिंदी में संस्कृत उपसर्गों से विकसित तद्भव एवं हिंदी में अपने विकसित उपसर्ग भी प्रचलन में है। वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ए का अर्थ होता है निषेध, अभाव, जैसे अव्यय, अगोचर, अक्षम, अक्षम्य, अधर्म, अदृष्ट, अगम्य आदि। अगला शब्द उपसर्ग है अन, न के हलंत है अनन, अन, अन, इसका उच्चारण होगा अन। इसका अर्थ है निषेध पूर्वक, अभाव और रहित। इससे शब्द बनते हैं अनंत, अनंग, अनार्य, अनैक्य, अनुर्वर, अंधिकार, अंधिकारी, अनभिज्ञ, अनर्थ आदि। अगला है अधय, विसर्ग है भाई अधय के आगे, अधय, अधय यानी नीचे। शब्द बनेंगे अधय पतन, अधय गति, अधय वस्त्र, अधय हस्ताक्षर कर्ता या अधो हस्ताक्षर कर्ता, एक ही बात है। अधय पतन में जब विसर्ग हट जाएगा तो विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ, तो अधोपतन भी हो सकता है, अधोगति भी हो सकता है, अधय वस्त्र का अधो वस्त्र भी हो सकता है, ये ऐसे बन सकते हैं। अगला है अंतर। अंतर का मतलब है मध्य, बीच में। इसमें रे पूरा है, ये ध्यान रहे, रे पूरा है। अंतर, आगे आधा रे वाला भी आएगा, इसलिए मैं पहले बताऊंगा, पहले हम पूरा रे वाला अंतर। अंतरराष्ट्रीय, मध्य, इसका मतलब होता है मध्य, बीच में। अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय, अंतरराज्यीय, राज्यीय। इसी तरह अब अंतर, हलंत वाला, रे के ऊपर हलंत है, अंतर। इसका मतलब के मध्य, इसका भी मतलब होता है के मध्य या के भीतर। अंतर्यामी, अंतर्देशीय, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्निहित, अंतःकरण, अंतर्दशा और अंतर्मन। अगला है आवी, इसका मतलब तो प्रस्तुत करना, प्रस्तुत, आविष्कार, आविर्भाव, आविर्भूत आदि। नेक्स्ट अवयव है, मतलब अगला है का यानी नीच या बुरा। का पुरुष, का जल, का पथ, का तर। कु, छोटा उ, कु यानी बुरा। कुख्यात, कुमार, कुचक्र, कुरंग, कुपात्र। अगला है चिर, चिर यानी देर का, सदा या अधिक, जैसे चिरायु, चिरजीवी, चिरकालीन, चिर परिचित, चिर नवीन, चिर यौवन आदि। अगला है तिरय। तिरय विसर्ग है यहाँ पे, इसका अर्थ होगा
विपरीत या तुच्छ, तिरस्कार, तिरोभाव, तिरोधान, तिरोहित। अगला है न, न का मतलब अभाव, विपरीत, नपुंसक, नेति, नास्तिक, नग, नगण्य। अगला उपसर्ग है पुनः, पुनः यानी दोबारा या फिर। जैसे अगला शब्द बन देगा इसे पुनर्मूल्यांकन। आप लोग जब किसी विषय में अपनी कॉपी को पुनः जांच करवाना चाहते हो, उत्तर पुस्तिका को, तो उसको कहते हैं पुनर्मूल्यांकन, पुनर्विवाह, पुनरावलोकन, पुनरागमन, पुनरुत्थान, पुनर्जन्म, ये पुनः या पुनर्। अब आएगा पुरय, विसर्ग वाला र, पुरय, पुरय यानी समक्ष, आगे। शब्द बनेगा इससे पुरस्कार, पुरोधा, पुरोगामी, पुरोहित, पुरस्सर आदि शब्द। अगला है पादु। पादु का अर्थ होता है विशेष, विसर्ग वाला है, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। अगला है पुरा, पुरा यानी प्राचीन, पुरा शब्द बनेंगे इससे पुरातन, पुरातत्व, पुराण। अगला शब्द बही, बही यानी बाहर, बहिरंग, बहिर्गमन, बहिष्कृत, बहिष्कार। आप लोग जब अस्पताल में जाते हो तो आपको ये बहिरंग शब्द लिखा हुआ कहीं मिला होगा हिंदी में, बहिरंग रोगी विभाग लिखा होगा। अंग्रेजी में जिसको ओपीडी कहते हैं वो बहिरंग रोगी विभाग होता है, यानी बहिरंग यानी बाहर के। ये शब्द आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है, बोलचाल में कम मिलता है। स का मतलब होता सहित, सजल, सफल, सशक्त, सपूत, सादर, सहृदय यानी सहित, साथ में। सहृदय यानी जिसके हृदय के साथ, सादर आदर के साथ, सपूत यानी पूत जो सपूत है मतलब जिसने नाम रोशन किया हो ये। अगला है सत, सत यानी अच्छा, भला, जिसे सत्पुरुष, सत्संग, सत्कार, सद्गति, सज्जन। अगला है स है, स यानी साथ, सहमति, सहकर्मी, सहोदर, सहानुभूति, सहायक आदि। अगला है सम, सम यानी साथ, समान, समादर, समाचार, समाज, संभाषण, समारोह आदि। अवयव वाले उपसर्गों का अंतिम उपसर्ग है स्वी। स्वी यानी अपनाना, जैसे स्वीकार, स्वीकृत, स्वीकरण, स्वीकार्य आदि। अब हिंदी के जो तद्भव उपसर्ग है उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में हम बात करेंगे। वही ए आ गया, ए जो उसमें भी आया था ऊपर, अन आ गया, बात कर अन। तद्भव से बनने वाले शब्द है जैसे निषेध, विपरीत अर्थ देने वाले, अकाल, अजान, अमोल, अथा, अछूता, अचेत यानी विरोध है, निषेध है, विपरीत है। अन यहाँ भी निषेध पूर्वक है, अनबन, अनजान, अनबोल, अनकही, अनगिनत, अनगढ़, अनपढ़, ये सारे के सारे इसी से तरह से के हैं। अध, अध यानी आधा, अध जला, अध खिला, अध नंगा, अध पका, ये तद्भव है भाई। इसलिए आपको ये इस तरह के शब्द सुने सुनाए शब्द आप लोगों को यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तद्भव का मतलब हम जो बोलचाल में व्यवहार में काम में लेते हैं। तत्सम जो परंपरा से लिखित रूप में संस्कृत परंपरा से प्राप्त हुए वो, और तद्भव यानी उनका जरा थोड़ा बदला हुआ रूप। लोग बाग उसको बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं, पर मैं बिगड़ा नहीं कह सकता हूँ, बदला हुआ रूप। भाषा कभी बिगड़ती नहीं है, भाषा बदलती है। उ छोटा उ,
उ यानी विपरीत या ऊंचा, उजड़ना, उखड़ना, उतावला, उचक्का, उसास आदि। उन, ये याद रखना, उन, इससे शब्द आ सकते हैं परीक्षा में। उन यानी एक कम, 19, 29, 19 में एक नया आधा है 19, लेकिन बाकी में सब में नया एक ही आएगा, वो पूरा आएगा। ध्यान रखना, 29, 39, 49, 59, 69, 79 आदि, यानी एक कम। अगला है औ। औ यानी हीन या निषेध, अवगुण, अवघड़, अवघट, औढर, अवसर आदि। अगला है दु, छोटा दु। दु यानी बुरा, खराब या हीन, जैसे दुबला, दुसाधु, दुकाल, दुह। बड़ा दु, इसका भी वही अर्थ है, हीन या निषेध। दूभर, कहते हैं ना, अरे तूने मेरा जीना दूभर कर दिया। ये शब्द आपको इस तरह से सुनने को मिलता होगा जब कोई परेशान करता है किसी को तो। नी, छोटा, नी का मतलब अभाव या विपरीत। निडर यानी जिसमें डर का अभाव हो वो निडर। निधड़क, निहत्ता, निडर आ ही चुका है। निपुता, निपट। कै, कै यानी बुरा या हीन। कपूत, कदन, कु। अगला है कु। कु का मतलब भी बुरा होगा, जैसे कुढंग, कुठाऊं, कुपात्र, कुटेव, कुबेला। टेव का मतलब आदत, कुटेव यानी बुरी आदत। बिन, निषेध, अभाव, जैसे बिन जाना, बिन बोला, बिन डोले, बिन कहे, बिन ब्याहा, बिन बुलाया, बिन देखा, बिन सोचा, सारे शब्द बनते हैं। पर ये कम आते हैं, इस तरह के शब्द आपको परीक्षा में कम पूछेंगे, तत्सम में से ज़्यादा पूछेंगे आपसे। अब है भर। भर यानी पूरा या ठीक, तो भरपूर, भरपेट, भरसक आदि। स, ये पूछते हैं, ये परीक्षा में पूछने लायक है। स, उत्तम या सात, सपूत, सजग, सरस, सचेत, सहित, सगोत्र आदि। अगला है सु, ये भी पूछते हैं। सु का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी सुजस, सुजान, सुपात्र, सुडोल, सुकाल आदि। हिंदी में विकसित उपसर्ग, जो हिंदी की खुद की प्रकृति है उससे विकसित होने वाले जो उपसर्ग है वो कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये संस्कृत की परंपरा से नहीं प्राप्त हुई, नहीं ये तद्भव है, ये हिंदी के अपने खुद के बनाए हुए उपसर्ग है, ये ध्यान रखें। अब जैसे कि आत्म, आत्म का मतलब अपना, आत्मबल, आत्मगौरव, आत्मविश्वास। अप यानी बुरा, अपकाज, अपनाम, अपसगुन, सुनते हो ना अपसगुन। बहु, बहु यानी बहुत, बहुधंधी, बहुरंगी, बहुरूपिया। बि यानी अभाव, विकल, विचलना, विराग। त्रि या ती, छोटा ती, ती छोटा, उसका अर्थ होता तीन। तिराहा, तिकोना, तिगुना, तिमाही, तिपाई, और एक शब्द और है तिरंगा। ये शब्द हम कई बार सुनते हैं, तिरंगा। तिरंगा यानी तीन रंग वाला तिरंगा, ये तो सुनते हैं। ये ती उपसर्ग जो हिंदी का है उससे बना है। सवा, चौथाई अधिक। सवा का मतलब होता है चौथाई अधिक। सवा चार, सवा दस, सवा पाँच, सवा सौ आदि। पौने यानी चौथाई कम, पौने दो, पौने तीन, पौने चार। सुने नहीं तो सारे शब्द ये हिंदी के अपने खुद के बनाए हुए हैं, इसलिए ये इस तरह के शब्द आए तब आप समझ जाना कि हिंदी के उपसर्ग हैं। पर यानी दूसरा, परदादा
यानी दूसरा दादा, परदादी यानी दूसरी दादी, परहित दूसरों का हित, परदेश, परबस आदि। आई बात समझ में? अब उपसर्गों की अंतिम जो सूची में हमारे सामने है विदेशी उपसर्ग। इनको भी जरा देखते हैं कि हमें पता होना चाहिए, परीक्षा में कभी कभार पूछ भी सकते हैं। तो देखें, हिंदी में दो तरह के विदेशी उपसर्ग हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग से बने शब्द और अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, क्योंकि यही दो भाषाएं ऐसी है जो हमारे हिंदी भाषा के साथ बड़े लंबे समय तक साथ रही हैं, इन भाषाओं के बोलने वाले, और यहाँ शासन रहा इन भाषाओं के बोलने वालों का। तो इसलिए हिंदी में इनके शब्द आ गए, इनके उपसर्ग भी आ गए और उनसे बनने वाले शब्द भी आ गए। और शब्द भले ही हमारा होगा लेकिन उपसर्ग उनका होगा, ऐसा भी हो सकता है। उपसर्ग और शब्द दोनों ही उन भाषाओं के हो सकते हैं, लेकिन आज वो हिंदी में धड़ल्ले से प्रचलित हो रहे हैं, तो इसलिए दोनों ही तरह के हो सकते हैं। केवल उस पर उपसर्ग भी हो सकता है और उपसर्ग और मूल शब्द दोनों भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्गों से बने शब्द, जैसे अल बहुत सुना होगा भाई, समाचार वगैरह आप सब सुनते हैं। अल कायदा बड़ा वो आतंकवादी संगठन है ना, अल कायदा, देख लो उससे बन गया एक शब्द अल कायदा। अल का मतलब निश्चित, जो कायदा निश्चित करने वाला हो वो अल कायदा। शब्द बनते हैं इससे अल कायदा, अलविदा, अलहदा, अलबत्ता, अलबेला आदि। ऐन यानी ठीक, ऐन वक्त, ऐन मौका, ऐन आदमी। सुने, ऐन वक्त अपन बोलचाल में बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हो, सुनते होंगे, वो आदमी, वो तो ऐन वक्त में उसने मुझे धोखा दे दिया। तो ये ऐन वक्त, ये अरबी फारसी से आए हुए उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। वक्त हिंदी का है, ऐन उपसर्ग अरबी फारसी से आया। देखो, तो इसलिए कम यानी थोड़ा या हीन, कम उम्र, कम सिन, कमजोर, कम वक्त। कम वक्त, कम सिन और कम उम्र ये तो भले ही कम हम उपयोग में लेते हैं, लेकिन कमजोर ये तो उपयोग में लेते ही हैं। जोर से कम लगा, खुश यानी अच्छा, खुश नसीब, खुशबू, खुशनुमा, खुश दिल, खुशहाल आदि। गैर यानी निषेध या भिन्न, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी शब्द भी खूब सुनते हैं हम। गैर मुनासिब, गैर सरकारी, गैर वाजिब। अगला है दर का मतलब मैं, दर यानी मैं, दरबार, दरख्वास्त, दरवेश, दरकिनार, दरकार। अगला है ना यानी बिना, नापाक यानी पाक यानी शुद्ध जो नहीं है, नापाक। नादान जो नहीं है, जिसमें ज्ञान नहीं हो, दान यानी ज्ञान को कहते हैं। नाबालिग जो बालिग नहीं है वो नाबालिग। नापसंद, नालायक, नाकाम, नाकामयाब, नाखुश आदि। अगला है फिल यानी फिलहाल। ये फिल का अर्थ होता मैं प्रति, फिलहाल, फीसदी, फ्री आदमी आदि। अगला है बै का मतलब से, के, में, अनुसार कुछ भी हो सकता है। बनाम, बखूबी, बदौलत, बकौल, बदस्तूर, बशर्ते, बजाय, बतौर, बनिस्बत। ये शब्द सुने नहीं होंगे आप लोगों ने, लेकिन ये शब्द प्रचलित है। बद का मतलब होता बुरा, जैसे बदबू बोलते हैं आप, बदचलन ये भी बोलते हैं, बदनाम ये भी बोलते हैं, बदनसीब ये भी बोलते हैं, सुनते हैं, काम में लेते हैं इसको शब्द को। अगला है बर का मतलब होता ऊपर, बाहर, ऊपर। बरकरार, बर्बाद ये खूब बोलते हैं, बर्बाद होगी, जिंदगी बर्बाद होगी, या उसने बर्बाद कर दिया उसको। ये अरबी फारसी के उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। बर्खास्त कम सुनाई देता है। अगला है बा का मतलब साथ या अनुसार, बाइंसाफ, बाअदब, बामुलाहिजा, बाइज्जत, बाकायदा। ये टेलीविज़न के सीरियलों में कभी कभार सुनने को मिल जाते होंगे। अगला है
बिला, बिला, बिला का मतलब बिना, बिला वजह, बेकसूर, बिला शर्त, ये कम सुनाई देने वाले शब्द हैं। अगला है ला। ला का मतलब होता है बिना, जैसे लाचार, लाजवाब यानी कोई जवाब नहीं, बिना जवाब का। लावारिश, बिना वारिश का। लापरवाह, बिना परवाह वाला। लापता, जिसका कोई पता नहीं हो, वो लापता। लापता तो सुनते हैं, शब्द काम में लेते हैं। अगला है सर। सर का मतलब होता है मुख्य, सरकार, शब्द खूब सुनते हैं, खुद काम में लेते हैं। सरकार यानी मुख्य काम करने वाली कार्यकारी संस्था, वो सरकार कहलाती है। सरपंच, पंचों का मुखिया, सरपंच। सरदार, जमींदारों का मुखिया, सरदार। सरहद, मुख्य, हद, सीमा की, मुख्य मतलब अंतिम सीमा, हद। सरगना, सरगना का मतलब वही मुखिया, किनका? चोर उचक्कों का। अगला है हम। हम का मतलब होता है बराबर या समान। हम उम्र, हम दर्द, हम राह, हम दम, हम सफ़र। फिल्मी गानों में ये शब्द खूब आते हैं, खूब सुने होंगे आप लोगों ने, तो इसलिए ये शब्द बनते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये शब्द कैसे बने हैं। जब हमें ये पता होगा तो हम कहीं लिखेंगे, कहीं बोलेंगे और कहीं बातचीत में हिस्सा लेंगे, तो वहाँ पर आपकी ये जानकारी आपका प्रभाव बढ़ा देगी। जब आप कहोगे अरे ये शब्द अरबी फारसी के इस उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, तब समझ जाएंगे कि हाँ, इस बंदे ने हिंदी पढ़ी है और हिंदी ढंग से पढ़ी है। और अंतिम है अंग्रेजी के उपसर्गों से बने हुए शब्द। ये थोड़े से हैं, लेकिन इनको भी हम काम में लेते हैं और जानते हैं। जैसे डिप्टी। डिप्टी का मतलब था उप। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजर, सुनते हैं शब्द। वाइस, वाइस का मतलब होता उप। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल। पहले वाइस प्रिंसिपल का पद हुआ करता था, हमारे कॉलेज में भी हुआ करता था, इसलिए ये आप लोग उस समय नहीं थे, वरना सुनते थे ये वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। अगला है सब। सब का मतलब होता उप, छोटा। सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, सब स्टेशन आदि, ये इस तरह के शब्द बनते हैं, काम में लेते हैं हम। हाफ। हाफ का मतलब होता आधा, अंग्रेजी का HALF, हाफ। हाफ यानी आधा। हाफ शर्ट, हाफ पैंट, हाफ टाइम, हाफ लाइन, ये बोलते हैं। हेड। हेड का मतलब प्रमुख। हेड क्लर्क, हेड कैशियर, हेड ऑफिस, हेड मास्टर। टू द हेड मास्टर, ये आपने प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन अंग्रेजी में लिखी होगी ना, तो ये आपने वहाँ हेड मास्टर सुना होगा। ये हिंदी में हेड मास्टर भी लिख सकते हैं, लिखते हैं, बोल में काम में लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ये उपसर्ग वाला जो अध्याय है ये आज पूरा होता है। एक दो विशेष बात है जो नीचे है, मैं आप लोगों को उसको बता देता हूँ कि संस्कृत का उपसर्ग अधिकांशतः तत्सम शब्दों के साथ और हिंदी के उपसर्ग अधिकांशतः तद्भव या देशज शब्दों के साथ, और अरबी फारसी के उपसर्ग अधिकांशतः अरबी फारसी के शब्दों और अंग्रेजी के उपसर्ग अंग्रेजी के शब्दों के साथ ही लगते हैं। अधिकांशतः लगते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है। कभी कभार ये एक दूसरे के बने हुए शब्दों के मूल शब्दों के साथ भी लग जाएंगे, जिसे वक्त या समय, अभी ये कई हम ढूंढें तो मिल जाएंगे। लेकिन कितने तरह के उपसर्ग हुए? संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ लगने वाले उपसर्ग, हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ लगने वाले उपसर्ग, हिंदी के देशज शब्दों के साथ लगने वाले उपसर्ग, और अरबी फारसी के शब्दों के साथ लगने वाले उपसर्ग, और अंग्रेजी के साथ लगने वाले उपसर्ग। ये सारे हमने डिस्कस किया, और इस तरह से ये हमारा उपसर्ग का अध्याय यहाँ पूरा हो गया। और मैं आज के इस व्याख्यान से आपसे लेता हूँ मैं विदा, और फिर अगले किसी नए व्याख्यान में आपसे मिलता हूँ। सभी को नमस्कार।